सुप्रभात छात्रों। इसके पहले लेक्चर में हमने मनोवैज्ञानिक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना के बारे में चर्चा की थी। कल के लेक्चर में हम तुलनात्मक आलोचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुलनात्मक आलोचना यानी कंपैरेटिव आलोचना उसे कहा जाता है। इसमें एक ही विषय पर दो या अधिक साहित्यकारों की रचनाओं की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक ही विषय पर यानी अधिक एक या अधिक तुलना करनी है तो दो व्यक्ति होनी चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच में यह तुलना हो जाती है, लेकिन समकालीन होने चाहिए, विषय उसी तरह के होने चाहिए। उसके विविध अंगों उपअंगों पर आलोचक प्रकाश डालता है। इस प्रकार वह उनका मूल्यांकन करता है, यानी उसके विविध अंग उपअंग जो है उस पर आलोचक प्रकाश डालता है। इस प्रकार यह उनका मूल्यांकन करता है। उसका प्रादुर्भाव जोसेफ एडिसन की आलोचना से हुआ है, यानी यह जो है तुलनात्मक आलोचना जो है उसके प्रवर्तक कौन है? जोसेफ एडिसन माना जाता है। तुलनात्मक मूल्य निर्धारण ही इस आलोचना का लक्ष्य होता है। साहित्य के सामाजिक तथा ऐतिहासिक महत्व की प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी यह तुलनात्मक आलोचना जो करते हैं उसका लक्ष्य जो होता है मूल्य निर्धारण करना, स्थान निर्धारण करना, यह उनका उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत आलोचक अपने विषय के प्रतिपादनार्थ दोनों की रचनाओं का अध्ययन कर उनके विविध अंगों पर प्रकाश डालता है। इस कोटि की आलोचना में मूल्य निर्धारण की भावना विद्यमान रहती है। इसके अंतर्गत अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता है। साधारणतः तुलनात्मक दृष्टि आलोचना में तभी श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती है जबकि वह पूर्ण वैज्ञानिक हो और आलोचक अनासक्त भाव से दोनों पक्षों की समानुभूति या समीक्षा करे। यानी एक पर अन्याय हो ही जाता है, जब तक वह वैज्ञानिक न हो तब तक वह यानी क्या हो जाती है, एक पर अन्याय और दूसरों को न्याय मिल जाता है। तो आलोचक जो है अनासक्त भाव से दोनों पक्षों के प्रति समान दृष्टिकोण रखकर समीक्षा करता है तो दोनों को समान न्याय मिल जाता है। यह पद्धति उन स्थलों पर उपयोगी होती है जहां हमें तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी छोटा या बड़ा सिद्ध नहीं करना होगा, वरना एक ही प्रकार की विशेषताओं, नियमों और सिद्धांतों के प्रभाव को स्पष्ट करना होता है। इस तथ्य का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रायः इस आलोचना का परिणाम कटु विवाद होता है। हिंदी में बिहारी और देव की आलोचना और उस संबंध में उत्पन्न विवादास्पद स्थिति का ज्वलंत उदाहरण है। शांति प्रिया द्विवेदी और शची रानी गुरटू के कुछ लेख इस आलोचना के भीतर आते हैं। पंडित पद्मश्री शर्मा जी की आलोचना भी इसी प्रकार की है। यानी जैसे हिंदी में बिहारी और देव की आलोचना, यानी बिहारी और देव की रचनाएं जो है इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रस्तुत प्रणाली का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य पद्मसिंह शर्मा जी को दिया जाता है। उनकी बिहारी सतसई प्रस्तुत प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यानी आचार्य पद्मसिंह शर्मा जी जो है उन्होंने इन्हें बिहारी सतसई के क्या कर दिया है, इन्हें तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनके बाद पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी का नाम आ जाता है। कृष्ण बिहारी में तटस्थता का गुण विद्यमान है, यानी
यह तटस्थ रहना एक यानी आलोचक का गुण होता है। आलोचना करते समय आलोचक को निष्पक्ष भाव से उसका वर्णन करना पड़ता है। निष्पक्षता महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत आलोचना का एक उदाहरण महत्वपूर्ण है। सूरदास हिंदी के अनन्यतम कवि है। उनके जोड़ का कवि गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। यानी सूरदास और तुलसीदास एक ही काल के कवि हैं, लेकिन उनके आराध्य हम देखते हैं तो अलग अलग है। अलग अलग भाषा के कवि हैं, समय एक है, लेकिन क्या है, वे अलग अलग भाषा के कवि हैं, अलग अलग प्रवाह के कवि हैं। तुलसीदास राम भक्त है, उनकी भाषा अवधी है। सूरदास कृष्ण भक्त है, उनकी भाषा ब्रज है। लेकिन यहाँ अपने आराध्य के प्रति होने वाली जो भावना है वह भावना एक जैसी ही है। कहाँ भी हम चले, लेकिन वही आराध्य के प्रति होने वाली निष्ठा जो है, उनकी शुद्ध भक्ति उसमें हमें दिखाई देती है। इसी कारण यानी उसमें कौन कवि बड़ा यह नहीं है, वे समांतर है। समांतर यानी दोनों बराबर है। जैसे हम कोई चीज खरीदने के लिए चले जाते हैं तो उसी समय देख लीजिए, यानी एक जगह है, यानी उसका वजन का होता है, वो 1 किलो का होता है। दूसरे पालने में वो चीज हम डालते हैं, दोनों बराबर आ जाते हैं, तब क्या है, वो समांतर है। एक ऊपर और एक नीचे रह गया तो उसमें असमानता आ जाती है। ये तुलनात्मक आलोचना करते समय हमें क्या है, समानता होनी चाहिए। तो यानी तुलसीदास और ये सूरदास जो है वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बिल्कुल नहीं है। दोनों के प्रवाह अलग अलग है। एक राम भक्ति करने वाला, एक कृष्ण भक्ति करने वाला, एक अवधी का कवि, एक ब्रजभाषा का कवि। तो ये दोनों एक काल के होते हुए भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है। वे क्या है, दोनों समकक्ष है। इन दोनों महाकवियों में कौन बड़ा है यह निश्चय पूर्वक कह सकना सरल कार्य नहीं है। ये इनमें से तुलसीदास और सूरदास में से कौन श्रेष्ठ है यह कहना बहुत कठिन माना जाता है। भाषा पर अवश्य तुलसीदास का अधिकार अधिक व्यापक था। सूरदास ने अधिकतर ब्रज की चलती भाषा का प्रयोग किया। तुलसी का क्षेत्र सुर की अपेक्षा भिन्न है, पर शुद्ध कवित्व की दृष्टि से दोनों का समान अधिकार है। दोनों ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जातीय कवि है। यानी तुलसीदास जो है, तुलसीदास ने यानी ब्रज में भी लिखा, अवधि में भी लिखा। सूरदास ने सिर्फ ब्रज भाषा में ही लिखा। यानी तुलसीदास ने कई साहित्य ब्रज भाषा में भी लिखा है। यानी उनका रामचरितमानस जो है वह अवधि में है, लेकिन बाकी कई कृतियां उनकी यानी ब्रज भाषा में है। तो यानी इसी कारण कई विद्वान कहते हैं कि तुलसीदास का भाषा पर प्रभाव अधिक था। सूरदास ने अधिकतर ब्रज भाषा जो है, चलती हुई भाषा यानी जो बोलचाल की भाषा जो लोग उसका इस्तेमाल करते थे, उस भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन ये तुलसीदास जो है ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, और उसके साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग उन्होंने कर दिया है। तुलसी का क्षेत्र सुर की अपेक्षा भिन्न है। यानी सूरदास का क्षेत्र तुलसी से भिन्न है, तुलसी का क्षेत्र सूरदास से भिन्न है। दोनों अलग अलग प्रभाव के है कवि रहे हैं, पर शुद्ध कवित्व की दृष्टि से दोनों का समान अधिकार है। कवित्व की दृष्टि से या भाव प्रवणता उसमें हम देखते हैं दोनों समान है, दोनों समांतर बहने वाले प्रवाह है। दोनों ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जातीय कवि है। दोनों भी जातीय ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय है यहीं पे।
यानी ये अलग अलग प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो यानी उन दोनों श्रेष्ठों की तुलना करते हैं, तब यानी आलोचक को यानी ज्यादा सोच करना पड़ता है, उस पर ज्यादा विचार मंथन करना पड़ता है। तो यह तुलनात्मक आलोचना। और अगली जो कवि है आलोचना का प्रकार है वह मार्क्सवादी आलोचना, यानी जैसे मनोवैज्ञानिक आलोचना है उस पर फ्राइड, यूंग और एडलर का प्रभाव दिखाई देता है। और तुलनात्मक आलोचना है उसके प्रवर्तक जैसे हम मानते हैं कि जोसेफ एडिसन माना जाता है, तो उसी तरह मार्क्सवादी आलोचना पर कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। साहित्य और समाज जीवन की अभिन्नता मार्क्सवादी समीक्षा का प्रथम सैद्धांतिक पक्ष है। इस संदर्भ में मार्क्सवादी विचार कार्डवेल का कथन है कि साहित्य का मोती समाज की सीपी से ही उत्पन्न होता है। मार्क्सवादी समीक्षा समाज की कसौटी पर साहित्य का मूल्यांकन करती है। साहित्य के इस सामाजिक पक्ष का स्वीकार मार्क्सवादी समीक्षा की प्रधान विशेषता है। यानी कार्ल मार्क्स जो है समानता के विचार प्रस्तुत करने वाले, तो उनके विचारों से प्रभावित होकर जैसे हम देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारक जो है कार्डवेल जैसे तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक जैसे जोसेफ एडिसन माने, उसी तरह मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक कार्डवेल माने जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि साहित्य का मोती समाज की सीपी से ही उत्पन्न होता है। यानी मोती जो निर्माण होते हैं समुद्र में, नदियों में हमें मिलते हैं, लेकिन वह सीपी के अंदर होते हैं नेचुरल मोती। आजकल हम देखते हैं आर्टिफिशियल मोती बना रहे हैं और बेचते हैं, बाजार चलता रहता है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो उसी तरह यानी साहित्य का मोती, साहित्य मोती की उपमा उन्होंने दी है, लेकिन वह कहाँ से तैयार होती है? समाज से ही वह तैयार होती है। मार्क्सवादी समाज समीक्षा समाज की कसौटी पर साहित्य का मूल्यांकन करती है। साहित्य के इस सामाजिक पक्ष का स्वीकार मार्क्सवादी समीक्षा की प्रधान विशेषता है। सामाजिकता की पृष्ठभूमि का स्वीकार कर यह समीक्षा साहित्य अथवा कला का उद्गम स्थल मनुष्य का मन एवं मस्तिष्क है, ऐसा मानते हैं। इस संदर्भ में प्रकाश चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि साहित्यकार जिस जीवन की अपने चतुर्दिक हिलोरे मारता हुआ देखता है उसी से वह प्रेरणा पाता है। अतः समाज की गतिविधियों से ही साहित्यकार सामग्री ग्रहण कर देता है। यानी उसका उद्गम स्थान क्या है? समाज ही है। समाज से ही यह मार्क्सवादी आलोचना यानी निर्माण होती है। छायावाद के ह्रास के साथ हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का यानी उदय हुआ। यानी छायावादी का जैसे 1936 के बाद छायावाद ने समाप्त हो गया मानते हैं, क्योंकि उसके बाद हलावादी कविता आ गई। मार्क्सवादी प्रतिमानों के कारण इस पद्धति को मार्क्सवादी आलोचना कहते हैं। साहित्य क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर की हुई रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा जाता है। यानी मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर जैसे हम देखते हैं तो उसे प्रगतिवादी रचनाएं, जैसे निराला ने भी प्रगतिवादी साहित्य लिखा है। प्रगतिवादी कुकुरमुत्ता जो उनका कविता है वो प्रगतिवादी कविता है। तो प्रगतिवादी रचनाएं भी छायावादी कवियों ने लिखी है। यदि प्रचलित नाम है, इसी कारण इस आलोचना पद्धति को प्रगतिवादी आलोचना पद्धति कहते हैं। इसके साथ इसकी मूल चेतना आर्थिक तथा उपयोगवादी होने के कारण इसे उपयोगवादी आलोचना पद्धति भी कहते हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण यानी उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है और इसके मूल जो है अर्थ उसमें दिखाई देता है।
आर्थिक तथा चेतना जो है उसकी मार्क्सवाद की चेतना आर्थिक तथा उपयोगीवादी होने के कारण उपयोगीवादी आलोचना भी इस पद्धति को कहा जाता है। गोविंद त्रिगुणाइत जी कहते हैं, हमारी समझ में मार्क्सवादी आलोचना ऐतिहासिक आलोचना का वो विकसित रूप है जिसमें भाव पक्ष का बौद्धिक एवं उपयोगवादी उद्घाटन तथा शैली के सरल स्वाभाविक एवं जन समवेत स्वरूप सन्निहित रहता है। तो वे कहते हैं कि यानी यह मार्क्सवादी आलोचना यानी क्या है, ऐतिहासिक आलोचना का विकसित रूप वे मानते हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में हम यानी आलोचना का बचा हुआ मार्क्सवादी आलोचना का जो हिस्सा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।